हमारे साथ जिस शख्सियत को आप देख रहे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में भूमिहार ब्राह्मण को एकजुट करने वाले वही आशुतोष कुमार हैं, जो भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के अध्यक्ष हैं। क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव का अघोषित रूप से घोषणा हो चुका है, सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है। बाकी संगठन के जो अध्यक्ष आशुतोष कुमार हैं, इनसे भी हम उसी विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि आखिर आशुतोष कुमार को ऐसी क्या नौबत आई जो संगठन को एकजुट किए, पूरे समाज को एकजुट किए कि इन्हें राजनीतिक हाशिए पर लाकर छोड़ दिया। सबसे पहले तो आपके इस चैनल को, आपको, आपके तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार है। और आपका जो सवाल है कि आखिर क्या ऐसी नौबत आई कि आपको समाज को एकत्रित करना पड़ा या संगठन बनाना पड़ा या इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन, मतलब कहने का तात्पर्य यही था। लेकिन मैं अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था कि हम राजनीति कभी करेंगे या कभी कोई इस तरह का संगठन बनाएंगे। कभी बचपन से सोचा नहीं था, क्योंकि वो सोचता वो लोग हैं जो बचपन से घर में इस तरह का देखता है। हमारे पूरे खानदान का यदि रिकॉर्ड देखेंगे तो हम जैसे परदादा तक का देख रहे हैं, तो कभी कोई वार्ड या मुखिया का भी चुनाव नहीं लड़ा घर में। तो पॉलिटिक्स से या इस तरह के संगठन वगैरह से तो दूर दूर तक कोई संबंध था नहीं। हाँ, वो दशक हमने देखा था 90 का दशक, क्योंकि उसी जिला से हम बिलोंग करते हैं, जिस जिला को पूरे नरसंहार वाले गांवों को काट कर एक जिला बना दिया गया जिसका नाम रखा अरवल। उसी जिला में बाथे है, उसी जिला में चौरम है, उसी जिला में सेनारी है, उसी जिला में मतलब सारा कुछ, रामपुर है, अहिरा है। तो हम लोग का भी गांव वही है। और 13-14 वर्ष उम्र थी हमारी, तो देखते थे कभी एमसीसी वाला, कभी आईपीएफ वाला, कभी संग्राम समिति वाला, कभी रणवीर। तो ये समझ नहीं आता था कि आखिर ये हो क्या रहा है और ऐसा क्यों हो रहा है। भाई, इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो रहे हैं, ये समझ नहीं आता था कि भाई अगला भी इंसान है, हम भी इंसान है, एक दूसरे को क्यों मार रहा है और हम रात भर क्यों जाग रहे हैं। हमें 14 वर्ष की उम्र में ड्यूटी मिलती थी कि टॉर्च दिखाना है छत पे खड़ा होकर, वो बगल वाले छत को या उधर वाले को, पूरब भर से हमारा पूरब घर साइड में घर था, तो पश्चिम वाले साइड में टॉर्च दिखाना है हर एक घंटे पे कि हम लोग सुरक्षित हैं। ये सिंबॉलिक था, मतलब हम सुरक्षित हैं दिखाने के लिए। भयावह माहौल था बिहार का। उसके बाद घर में मतलब कोई दिन जब मैसेज मिलता था कि आज पार्टी हो सकता है कि चढ़ाई करे, और ये मैसेज सप्ताह में 3 दिन मिलता था कि आज पार्टी चढ़ाई कर सकता है, तो उस दिन घर में नहीं सोते थे हम लोग। कहाँ सोते थे? खेत में, बधार में। और समझिए कि उस समय 13-14 वर्ष जब बोला जाता है कि उस समय बच्चा क्ले टाइप का होता है, मिट्टी वाला क्ले नहीं होता है, गीली मिट्टी, उसको जैसे डालिए। अब समझिए कि मेरे ऊपर क्या बीत रहा होगा और क्या गुजर रहा होगा कि हम लोग आखिर किस दौर में गुजर रहे हैं कि रात रात भर घर नहीं सोना पड़ रहा है। कभी कभी क्या होता है, छोटे बच्चों को जो धान रखने वाली कोठी होती है, चावल रखने वाली, उस कोठी में डालते थे लोग। पता चलता था कि आज हाँ अटैक हो गया तो कोठी में डाल दिए, ऊपर से ढक्कन लगा दिए, ये होता था। तो ये माहौल हमने देखा। रात बाथे नरसंहार हो रहा था, कान तक आवाज जा रही थी चिल्लाने की लोगों की। मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर दूरी पे घर, जिसके यहाँ जो हथियार खरीदने में सक्षम नहीं था वो जमीन बेच रहा था। जैसे लोग कहते हैं ना कि सोना बेचकर लोहा खरीदना, हमने अपने इन आंखों से देखा है सोना बेचकर लोहा खरीदते हुए। ये केवल मुहावरा नहीं, उसको चरितार्थ कर दिया गया था 90 के दशक में। तो ये देखा हमने कि हमारी माताएं बहनें अपना जेवर बेच रही हैं, दे रही हैं कि हथियार खरीदिए, नहीं तो कैसे बचेंगे। जिसके पास वो भी नहीं बचा है, वो अपने छत पे आधा छत पत्थर और ईंटा भरा हुआ है रखते कि रात में कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 10 मिनट पत्थर चला के तो जिंदा रहेंगे। ये स्थिति देखी। तो उसके बाद क्योंकि ऐसा माहौल में तो धीरे धीरे एक, अब समझिए कि क्रांतिकारी विचारधारा वो पनप रहा था, चाहे जो कहिए। तो अब संगठन की तरफ नहीं गया। 10th पास करते ही बस एक दिमाग में जुनून आया कि मुझे सेना में जाना है, और भर्ती का इंतजार करता रहा। सेना में भर्ती आई। 16 साल 2 महीने की उम्र में पहली बार दौड़ा। फिजिकल फिट होने के, आज भी शरीर हल्का है, तो फिजिकल फिट होने की वजह से सेना में चला गया। 8.5 साल सेना में नौकरी किया इधर। तब तक भुवनेश्वर मुखिया जी की हत्या हो गई। सेना की नौकरी छोड़कर जब आया स्वेच्छा से रिजाइन देकर, तो मुझे समझ में आया कि भाई यहाँ तो हर जाति का संगठन है। और वो दूसरे तरीके से, पहले लोग क्या कि हथियारों से लड़ रहे थे, अब तो सामाजिक रूप से गोलबंद कर रहे हैं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से अपने
समाज को समृद्ध कर रहे हैं या गोलबंद कर रहे हैं। क्योंकि धीरे धीरे अब जमाना आ गया था मोबाइल का, इंटरनेट का, तो मुझे लगा कि भाई हमारा संगठन कहाँ है, हमें भी अपने लिए लड़ना चाहिए। भाई राजपूत का संगठन करनी सेना है, क्षत्रिय महासभा है, कायस्थ महासभा कायस्थों का है, चंद्रवंशी कुशवाहा दलित सेना सबका संगठन है, भाई हमारा कहाँ है। ये जब मैं ढूंढने लगा तो मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आया। लेकिन आशुतोष जी, हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे। हाँ। आपने सोचा कि भाई हर समाज का संगठन है, हमारा भी कोई संगठन होना चाहिए, लेकिन आशुतोष कुमार के पहले भी कई लोग इस समाज में आए, कई योद्धा कह लीजिए, महापुरुष कह लीजिए, और आज भी है हमारे समाज में, लेकिन उन्होंने कभी समाज को एकजुट करने का प्रयास नहीं किया, या फिर कभी वो इस ओर ध्यान नहीं दिए कि भाई। देखिए महापुरुष कई ऐसे हैं जिनका आप हमारे बैनरों पर तस्वीर देख सकते हैं, जिनको वास्तव में हम हृदय से सम्मान करते हैं। वो महापुरुष तो हम दूसरे महापुरुष की बात, बाकी आप जिनको हम हृदय से नमन करते हैं, वो महापुरुष नहीं, वर्तमान राजनीति वाले महापुरुष। और नेता को महापुरुष नहीं हम बता सकते। नेता में हम महापुरुष की संज्ञा यदि देते हैं तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को देते हैं। नेता में बहुत गिने चुने ऐसे लोग हैं जिनको महापुरुष कहते हुए बड़ा मतलब अंदर से अच्छा फील होता है। अब जबरदस्ती मंच पर वोट के लिए या समाज को ये करने के लिए बोल दे हाँ ये भी हमारे महापुरुष हैं, ये भी तो अलग चीज है। श्री बाबू को हृदय से इच्छा करते महापुरुष कहने की, उनकी चूंकि जीवनी पढ़ा हमने, देखा उनके। तो बाकी देखिए यहाँ केवल हम महापुरुषों या केवल नेतृत्वकर्ताओं या नेताओं या उद्योगपतियों को दोष नहीं दे सकते। इसलिए हाँ, दोषी वो हैं क्योंकि वो सक्षम थे, कुछ बदलाव ला सकते थे समाज में। अगर वो बदलाव लाए होते तो हमारे जैसे 7 बीघा जमीन वाले व्यक्ति को 7 बीघा जमीन के अलावा एक नौकरी थी मेरे पास, और क्या है, आज भी वही है। आज भी हम किराए, फिर आपने क्या किया? आज भी हम किराए के फ्लैट में ही रह रहे हैं। आज भी यदि इंक्वायरी कराई जाए तो मेरे नाम पे, मेरी पत्नी के नाम पर, मेरे बच्चों के नाम पर एक धूर जमीन कहीं नहीं। आज भी संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे जैसे व्यक्ति को ये संघर्ष नहीं करना पड़ता यदि सक्षम लोग इस ओर ध्यान दिए होते तो। खैर कोई नहीं, हम किसी को दोष नहीं दे रहे। संगठन पर जब ध्यान गया तो इसी बीच में हमारे ऊपर एक झूठा आरोप लगाया गया हत्या का, और मुझे 2.5 साल जेल में रहने का मौका मिला। उसको मौका कह रहे हैं, अवसर कह रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसा जगह होता है जहां पर आपके पास कोई काम नहीं होता है, समय ही समय है। तो वो जो 2.5 साल का समय था उसमें हमने लिखना कुछ शुरू किया, और जेल के अंदर से ही 7-8 डायरी हमने भर भर कर भेजा बाहर। जब भर जाता था तो बाहर कोई मुलाकाती में आते थे, उसके हाथ से भेजता था, और केवल वर्तमान स्थिति पर ही लिखता था कि हमारी सामाजिक स्थिति क्या थी, अभी क्या है, और यदि अब नहीं सचेत हुए तो आगे क्या होगा, इस पर लिखता था। खुद से ही लिखता था, रिजर्वेशन के ऊपर लिखता था, SC/ST एक्ट के ऊपर लिखता था। तो ये धीरे धीरे अब समझिए कि वो 2.5 साल का जो समय था ना, मेरे लिए सबसे मतलब अच्छा समय कह सकते हैं। जेल को सबसे बुरा समय कहा जाता है, मेरे लिए सबसे अच्छा समय कह सकते हैं कि मुझे अपनी पूरी की विचारधारा खुद को समझने का मौका मिला कि हम क्यों आए हैं यहाँ, और हमारे आगे का हमारा लक्ष्य क्या हो सकता है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है, हम जिस समाज में पैदा लिए उसके लिए हमारा कुछ कर्तव्य है कि नहीं है। नहीं तो बाकी लोग तो जैसे चिड़िया भी अपना पेट पाल रही है और वो दाना चुग कर लाती है, अपने बच्चे को चोंच में दे देती है। कुत्ता भी रोटी लाता है तो अपने बच्चों को लाके खिला देता है। तो ये जानवर भी कर रहे हैं और इंसान भी कर रहे हैं। हम अपने समाज के लिए, जिस कुल में पैदा लिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम कुछ लोगों को तो सुधार सकते हैं, कुछ लोगों की जीवनी तो सुधार सकते हैं, जिनको आज सरकारी आंकड़ों में, संविधान की किताब में जमींदार, अगड़ा, धनवान घोषित किए हुए हैं। उनकी स्थिति हम देख रहे हैं कि वो तो बहुत ही नीचे चले गए, वो तो मजदूर की श्रेणी में आ गए। भाई उनके लिए अब तो कोई बोले, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं। हम लोग कई नेताओं से भी मिले, किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन कम से कम 1 दर्जन नेता से मिले, 1 दर्जन। हाँ, और बोले कि इस तरह का विचार मन में चल रहा है। बोले पागल हो गया है, ये जाति का संगठन बना है, कब ये जात कभी एक होने वाला है? मतलब बेंग और भूमिहार कहियो एक हुआ है, 52 बैंक की कोई पंचायती हुआ है। मतलब ऐसा मुहावरा होता था कि सुन के मतलब बंदा डिप्रेशन में चला जाए कि यार क्या। लेकिन हम यही बोल के उठते थे कि हम थोड़ा जिद्दी आदमी हैं, इतना आसानी से हार मानने वाले नहीं। प्रयास करेंगे, नहीं होगा तो क्या होगा, कम से कम हमारे आत्मा को शांति मिलेगी कि हमने प्रयास तो किया और सार्थक प्रयास किया। होना ना होना अलग बात है, लेकिन
जहां 4 साल 5 साल संघर्ष के बाद 5 लोग 10 लोग 20 लोग आते थे, हमारे सभा कह सकते हैं उसको, रैली कहिए या सम्मेलन कहिए, खुद ही दरी लेके जाना, खुद ही बिछाना, खुद ही कॉल करना, खुद ही नंबर सेलेक्ट करना और खुद ही फेसबुक से नंबर मांगना, उसको कॉल करना। तो आप उसको जो कह लीजिए, 5 आदमी या 10 आदमी का सभा कह लीजिए, सम्मेलन कह लीजिए या कार्यक्रम कह लीजिए, लेकिन ये जानकर बड़ी खुशी होती है कि आज हम कार्यक्रम स्थल निरीक्षण के लिए भी आते थे, 100 लोग हैं, हम बगैर 1 रुपया खर्च के, हाँ पसीना बहाते हैं, पैसा नहीं बहाते हैं, पैसा है नहीं मेरे पास, जो बहाने को है बाहर है, मेरे पास पसीना है, बहाने को बाहर है। तो हमने पसीना बहाया, 6 महीने तक घर नहीं गए, एक जिला से दूसरा जिला, दूसरे प्रखंड से तीसरा प्रखंड से, उसमें उस गांव 6 महीने तो घूमते रहे। बिहार में तो 2 लाख भूमिहारों को जमा कर दिए गांधी मैदान में, स्वेच्छा से आए। पटना का कोई ऐसा सभागार नहीं बचा जिसको हमने भरा नहीं। तो ये जो लोग इस तरह की बात करते थे कि ये लोग कभी एक नहीं हो सकते, ये वो हमारे सीनियर हैं, हम दूसरे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन वो गलत कर रहे थे। ईमानदारी पूर्वक प्रयास नहीं किया आपने। अरे ईमानदारी पूर्वक प्रयास से बार बार रस्सी के आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जा सकता है। ये तो इंसान का दिमाग है, बुद्धिजीवी समाज है, क्यों नहीं। तो इसके पीछे का उद्देश्य यही था कि हम बहुत तेजी से, हमने पिछले, जब जेल में मैं था तो मुझे समझने का मौका मिला कि बिहार में सबसे अधिक जमीन बेचने वाली जातियां कौन है, बिहार में सबसे अधिक बिहार से पलायन करने वाली जाति कौन सी है, नौकरी के नाम पर, व्यवसाय के नाम पर। बिहार में सबसे अधिक न्यूनतम स्तर का नौकरी करने वाला, निम्न दर्जा का नौकरी करने वाला, जैसे गार्ड का या पेट्रोल पंप पे नोजलमैन का या सुलभ शौचालय में शौचालय सफाई कर्मी का, ये बिल्कुल न्यूनतम स्तर की नौकरी करने वाले कौन सी जाति के लोग हैं। सबसे ज्यादा जमीन बेचने वाले कौन सी जाति के लोग हैं। सबसे ज्यादा शिक्षा के प्रति कौन से जाति के लोग, इनका रुझान घट रहा है। सबसे ज्यादा सामाजिक द्वेष किस जाति के प्रति फैलाया जा रहा है। सबसे ज्यादा बिहार के या देश के सर्वांगीण विकास में सबसे ज्यादा योगदान किस वर्ग का रहा। इन चीजों को समझने का मौका मिला, इसको लिखने का मौका मिला, इसको समझने पढ़ने का मौका मिला। तब मुझे लगा कि नहीं, जिसने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, जिसने 33 लाख एकड़ जमीनें दान दी, जिसने स्वयं लाठी खाया, स्वयं धक्का मुक्की खाया, मुख्यमंत्री रहते भर में थप्पड़ खाए श्री बाबू इसी देवघर में, और दलितों को प्रवेश करवाए मंदिर में, पूरी दुनिया को बताया कि नहीं, भगवान पर जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार दलितों का भी है। उधर राजनारायण जी को घसीट कर मारा गया बनारस में, और वो दलितों को मंदिर में प्रवेश करवाए। और वही राजनारायण जब देखे कि सत्ता मदान हो चुकी है, अपने मद में चूर है, तो देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को भी चुनाव लड़कर हरवा दी। हमने देखा कि हमारे ही राहुल सांकृत्यायन जी शिक्षा के प्रति इतने जागरूक कि 1 दर्जन से अधिक देश का भ्रमण किए, केवल किस लिए कि नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया गया। यहां से कई बौद्ध भिक्षु जो पढ़ने आते थे, वो कई पुस्तकें लेकर गए थे अपने देश में, तो जला दिया गया। तो फिर वो पुस्तकें कहां से आएंगी। तो केवल उन पुस्तकों की खोज में 1 दर्जन देश का दौरा किए, और जब वो आए, जब लौट रहे थे भारत, तो 14 खच्चर पर केवल किताब लेकर आ रहे थे, बौद्ध भिक्षु के भेष में 14 खच्चर पर लाद कर केवल किताब लेकर आए। तो हमने देखा कि पंडित राहुल सांकृत्यायन हमारे कुल में पैदा लिए। हमने देखा कि श्री बाबू और सहजानंद सरस्वती जी ने मिलकर जिस राज्य में जमींदारी प्रथा समाप्त की, खुद मुख्यमंत्री रहते भर में, उस राज्य के 80% जमींदार उन्हीं के जाति के थे, बावजूद इसके उन्होंने जमींदारी प्रथा समाप्त की। हमने देखा बाबू लंगट सिंह जी को पूरी जिंदगी की कमाई दान कर दी, एलएस कॉलेज बना दिया। हमने देखा सर गणेश दत्त जी को कि आखिर में जो रिटायरमेंट मिला वो भी दे दिए। तो ये देखा, उसके बाद देखा कि एक वर्ग के खिलाफ दलितों के बस्तियों में जाकर, पिछड़ों के बस्तियों में जाकर उनको कहा जा रहा है, ये बभना है, आज भी हाँ, ये शोषक है, ये सामंती है। आज भी अरे 5-5 बीघा खेत में धान चावल हम लोग छोड़ देते हैं, धान आपको सामंती का ही संज्ञा दिया जाता है। इसीलिए ये संगठन बनाने की आवश्यकता हुई कि हम अन्य वर्गों को भी, खुद को तो पहले समझाएं, पहले खुद को तो समझाएं। हमारे ही बच्चे आज ना समझ है, वो फेसबुक पर खुद ही लिख देते हैं कि अरे 2.5% आबादी हमारा और 39% जमीन। ये किसने बताया तुमको, ये किसने बताया। बोलेगा कि सर्वे, तुमने देखा नहीं। जो आर्थिक और जातीय जो सर्वे हुआ, इसमें ये सर्वे नहीं हुआ है। कोई मुझे बता दे कि किसके पास कितनी जमीन है। और ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि भूमिहारों के पास 39% जमीन। कहां से रहेगा 39% जमीन। 4000 भूमिहार के गांव का सर्वे करके हम आए हैं।
कोई ऐसा घर नहीं है जिस घर पे 1.5 एकड़ जमीन बेटे पर हिस्सा पड़ रहा हो। 1.5 एकड़ हिस्सा वाला किसान की श्रेणी में है, उससे कम हिस्सा वाला मजदूर की श्रेणी में है। और 90% हमारी आबादी मजदूर की है। हम कहां से जमींदार रहे? कहां हमारे पास 39% जमीन है? जमीन का सर्वे इसलिए नहीं करवाया गया, बिल्कुल साजिश के तहत, कि विगत 35 वर्षों में जिनकी सरकारें रही हैं, किनकी रही हैं आपको पता है? या तो लालू जी की रही या नीतीश जी की रही है। सबसे अधिक जमीनें उनकी जाति वालों ने खरीदा है। और आज बिहार में सबसे अधिक जमीनें उन्हीं 2 जातियों के पास में है। इसीलिए सर्वे में यह सर्वे किया गया कि आपके यहाँ मोटरसाइकिल है कि 4 व्हीलर है, आपका मकान कितना कट्ठा में बना है, आप सरकारी नौकरी करते हैं कि प्राइवेट करते हैं कि बिजनेस करते हैं, ये सब सर्वे किया गया। लेकिन जो मेन सर्वे होता है कि आपके पास जमीन कितनी है, ये नहीं सर्वे किया गया।